पी क्लासेस में आज हम प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि डाउन टू अर्थ मैगजीन से लिए गए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डाउन टू अर्थ की मैगजीन पे जाके पढ़ सकते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस लाइक ग्रीन वॉशिंग, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहीं भी और कवर नहीं थे जब वो प्रीलिम्स में आए एंड दे हैव कम इन डिफरेंट ईयर्स। सो डाउन टू अर्थ का एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है आई थिंक इन्वायरमेंट में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, राइट। सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो आप अपना स्कोर आउट ऑफ 5 भी कमेंट्स में लिख दें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा संभव 2.0 विच इज़ आर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, विच इज़ अ लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अभी चल रहा है। हम इन्वायरमेंट कर रहे हैं विच इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द लास्ट बैच। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को एक पुश देना चाहते हैं तो नाउ इज़ द राइट टाइम। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट आप खुद से कर सकते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो कंटेंट है वो सही है, कंप्लीट है या आपको और एडिशंस करने हैं, तो आप हमारा परिश्रम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ अवेलेबल ओनली एट 999। सो इसमें आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा एंड उस स्केड्यूल के हिसाब से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप हर रोज़ सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स का टेस्ट है तो आज आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कल उसका टेस्ट दे दीजिए। फिर नेक्स्ट डे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का होगा तो आफ्टर गिविंग द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स टेस्ट यू कैन रिवाइज द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड गिव द टेस्ट। तो इसी तरह से हम पूरा सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स कवर करेंगे एंड यू कैन ऑल्सो गिव PYQs के टेस्ट अलॉन्ग विद पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। Now coming back to the first question, जो पहला क्वेश्चन है हिमालयन वुल्फ पर है। अब देखिए ये न्यूज़ में था, क्यों था अभी आपको पता चलेगा। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए। पहली स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द IUCN रेड लिस्ट, इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज endangered, इट हैज़ अडेप्टेड इटसेल्फ टू लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट कंपेयर्ड विद अदर वुल्व्स विच आर फाउंड ओनली एट लोअर एलिवेशंस। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। अगेन आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। वेल द आंसर इज़ दैट यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स सही हैं, एक गलत है। कौन सी? ये वाली। इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज वनरेबल। हिमालयन वुल्फ को पहली बार IUCN ने लास्ट ईयर असेस किया था और उसके बाद पता चला कि इसके नंबर्स काफ़ी कम हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ प्लेस्ड इन द वनरेबल विच इज़ द थ्रेटेंड कैटेगरी ऑफ द IUCN रेड लिस्ट। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है और तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी सही है बिकॉज इट इज़ फाउंड एट हायर रीचेस। तो जब ये हायर ऑल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होगा, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे आपको पता है एयर जो होती है वो थिन होती है और ऑक्सीजन कम होती है, बट दीज हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू दैट। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, IUCN स्टेटस इज़ वनरेबल। और ये जो हिमालयन वुल्फ है ना, इसकी पहले टेक्सोनमी भी डिबेटेड थी कि ये एक्चुअली में यूनिक है हिमालयन वुल्फ जो इंडिया में हमें मिलता है, लद्दाख में मिलता है, या ये टिबेटन वुल्फ के अंडर ही आता है। तो वो डिबेटेबल था, बट अभी पता चला है कि ये सेपरेट है। ठीक है, एंड इसी वजह से फर्स्ट टाइम इसको एनालाइज किया गया और इसका IUCN स्टेटस वनरेबल हुआ। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट हिमालयन एंड द टिबेटन वुल्फ दे आर डिफरेंट, और जो हिमालयन वुल्फ है उसको पहली बार एनालाइज किया गया और पता चला वो वनरेबल है। इंडिया में ये आपको लद्दाख में मिल जाता है इन दी हिमालयाज। Now the next question is regarding invasive alien species. Invasive alien species अगर हम plants की स्पीशीज़ की बात करें तो उनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। एक आर्टिकल्स जो होते हैं बेस्ड होते हैं कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ ने प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे कब्जा कर लिया है और उसकी वजह से जो हर्बीवोर्स हैं, मेगा हर्बीवोर्स हैं, उनको खाना नहीं मिलता बिकॉज दे कांट फीड ऑन दीज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स, लायंस, उनको खाने की कमी हो जाती है। बिकॉज इनको खाने की कमी हो जाएगी तो ये कम होना शुरू हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं जैसे टाइगर्स, उनको खाने की कमी हो जाती है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी स्पीशीज़ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं। जैंथियम, स्ट्रोमेरियम, मीजोफेरम, सुआवियोलेंस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, लैंटना, कमारा। तो आप अपना आंसर अगेन मार्क कर सकते हैं।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इनफैक्ट प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पे तो क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में, तो ये तो एक यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसे विलायती किक्कड़ कहते हैं। बेसिकली ना जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है इसने कब्जा पा लिया है बन्नी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात पे और बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज पे। बन्नी ग्रासलैंड्स के साथ इसको इसलिए एसोसिएट किया जाता है क्योंकि 30 से 40% जो बन्नी ग्रासलैंड्स का एरिया है अब इज कवर्ड विद प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। लैंटना कमारा थिकेट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये सबसे कॉमन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है। लैंटना कमारा भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में है। मिशन लैंटना भी चलाया गया है राजस्थान में कि इसको अप्रूव किया जाए, लेकिन इसको अप्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही आप इसे अप्रूव करते हैं ना, ये और वेरोसिटी से वापस आ जाता है। जो ऊपर वाले दो हैं ये भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं, थोड़े कम कॉमन है, इसीलिए हमारे लिए और ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में पढ़ें। राइट, सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। अभी रिसेंटली ना बहुत सारी स्टडीज़ भी आई हैं, जैसे कि एक जो स्टडी यहाँ पर आई है वो कहती है कि 66% ऑफ द कंट्रीज नेचर सिस्टम्स आर थ्रेटेंड विद इन्वेसिव स्पीशीज़। 11 हाई कंसर्न इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ है, जिसमें से लैंटना कमारा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एंड क्रोमोलिना ओडोरेटा ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये 3 स्पीशीज़ तो आप ध्यान में रखिए। लैंटना कमारा सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ लैंटना कमारा है और सबसे कम मिकानिया माइक्रेंथा है। इसके ऊपर ना मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है ना, उसने ड्राई ग्रासलैंड सवानास जैसे बन्नी ग्रासलैंड्स हो गई या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पे कब्जा किया हुआ है। सेनाटोरा, जैंथियम, स्ट्रूमेरियम, मिजोफेरियम, स्वर्वियोलेंस ने अगेन ड्राई सवानास पे ही कब्जा किया हुआ है। जो मिकानिया माइक्रेंथा है ना, ये थोड़ा सा यूनिक है अलॉन्ग विद अगेरेटेरिया आइडिनोफोरा, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे हैं, लाइक द अदर विच आर मोस्टली कन्फाइंड इन द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड्स। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है और लैंटना कमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो ईस्टर्न घाट्स है, सदर्न ईस्टर्न घाट्स है, वहाँ पर भी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और लैंटना कमारा की सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ है। तो लैंटना कमारा और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा अलॉन्ग विद क्रोमोलिना ओडोरेटा तो सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा एक्सटेंट लैंटना कमारा का है और सबसे कम मिकानिया माइक्रेंथा का है। और अगर हम माइकेनिया माइक्रेंथा की बात करें ना, तो ये खास इसलिए क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको ज़्यादा दिखता है या मॉइस्ट ग्रासलैंड्स में ज़्यादा दिखता है, जहाँ पे बारिश है वहाँ पर ये ज़्यादा दिखता है। देन कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स करेक्टली डिफाइंस इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन? डेविस्टेटिंग impacts of the glaciations, devastating impacts of climate change on the world, devastating decline of insect population around the world, none of the above. इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन बहुत ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फिनोमिना से रिलेटेड है। वो क्या है वो आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज सी। बेसिकली ना इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है और उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज इंसेक्ट्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, पॉलिनेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल प्ले करते हैं, फूड चेन का पार्ट है। तो अगर ये कम हो जाएंगे, इसको इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन, इंसेक्ट एपोकलिप्स जैसी टर्म्स दी जाती हैं। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में एक डैमसेल फ्लाई हैज़ बीन डिस्कवर्ड, अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ डैमसेल फ्लाई, जिसका नाम है आर्मेगेडॉन रीड टेल। तो ये हमें एक तरह से रेफरेंस है टू दिस कॉन्सेप्ट, और इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ना अब नई स्पीशीज़ हमें मिली हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है ये एक तरह से इस चीज़ का प्रमाण है कि बहुत सारी स्पीशीज़ बिना डिस्कवर हुए ही एक्सटिंक्ट हो रही हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए और भी ज़्यादा अगर हम सोचें तो वो प्रॉब्लमैटिक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो आर्मेगेडॉन रीटेल कहाँ से डिस्कवर हुआ है? केरला के वेस्टर्न घाट से, वो आपसे पूछा जा सकता है। डैमसेल फ्लाई की स्पीशीज़ है और इसका नाम ये क्यों रखा गया है? इन रेफरेंस टू इकोलॉजिकल आर्मेगेडॉन। जो क्या होता है कि अगर इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई तो जो डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट्स होंगे वो पूरी दुनिया को देखने पड़ेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। देन नेक्स्ट है नालाबाना आइलैंड और नालाबाना बर्ड सैंक्चुरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? चिलिका लेक, पुलिकेट लेक, सुंदरबंस, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि किनके साथ एसोसिएटेड है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। द करेक्ट आंसर इज चिलिका लेक। नालाबाना आइलैंड इज एक्चुअली द कोर एरिया
ऑफ द रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स ऑफ चिलिका लेक. चिलिका लेक जो है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड एशिया में भी लार्जेस्ट है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है. न्यू कैलेडोनियन जो रीफ्स बैरियर रीफ्स है उनके बाद आता है ये. ठीक है, वो सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे ही आता है. अब ये ना बर्ड सैंक्चुरी है या एक सैंक्चुरी है, और यहाँ पर ना बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, चिलिका लेक में आते हैं, इस आइलैंड पे आते हैं. अब इस आइलैंड की खास बात रहती है कि जब मानसून्स आते हैं ना तो ये डिसअपियर हो जाता है, देन इट कम्स बैक आफ्टर पोस्ट मानसून्स, राइट. देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ओशन स्ट्रैटिफिकेशन. करेक्ट बताना है आपको. ओशन स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं. पहली है, इट इज़ अ नेचुरल सेपरेशन विद लेस सॉल्टी एंड न्यूट्रिएंट poor water layering beneath the heavier, colder, saltier and nutrient rich water. Climate change has decreased the stratification. Oceans are able to absorb less carbon dioxide from the atmosphere and the oxygen absorbed isn't able to mix properly with the cooler ocean waters below. तो अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो एक चीज़ आपको पता चलेगी कि इसमें मैक्सिमम 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकती हैं, बिकॉज अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये करेक्ट नहीं होगी, अगर ये करेक्ट है तो ये करेक्ट नहीं होगी. ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी हो सकती है इन 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ के. खैर, आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड दैट इज़ द थर्ड स्टेटमेंट. तो अगर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये नहीं करेक्ट होगी ना. और ये सिंपल है, जो कोल्डर सॉल्टी और न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है वो नीचे होता है ना. जो लेस सॉल्टी और न्यूट्रिएंट पुअर वाटर होता है वो ऊपर होता है. तो इसमें उल्टा दिया हुआ है, ये गलत हो गया. और क्लाइमेट चेंज की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन बड़ी है तो मिक्सिंग जो है वो कम होती है, राइट. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं और थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी सही हो जाती है, राइट. सो ओशन स्ट्रैटिफिकेशन में अगर हम देखें तो आपके पास जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वार्मर, लाइटर, लेस सॉल्टी, न्यूट्रिएंट पुअर वाटर ऊपर होता है और हेवियर, कोल्डर, सॉल्टी, न्यूट्रिएंट रिच वाटर नीचे होता है, राइट. और क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से मिक्सिंग नहीं हो पाती है ना, और उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन्स को उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. एंड बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, वो फूड चेन को स्टार्ट करते हैं. तो अगर उन्हीं में प्रॉब्लम है तो बाकी सारी फूड चेन में भी प्रॉब्लम दिखती है. तो ओशन स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से ना डायरेक्टली जो मेरीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है. सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक and climate change is adding to it, right. So this was regarding the concept of ocean stratification and these were the 5 questions. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. जो भी डाउट है आप वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं. एंड लास्टली प्लीज़ डू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 5 in the comments below, right. So that was all from my end. Thank you so much. Have a good night.